हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आज का जो हमारा अध्याय रहेगा प्रश्नोत्तरी रहेगी। एनिमल डिजीज के बारे में रहेगी, पशु रोग के बारे में प्रश्नोत्तरी रहेगी। पशु परिषद परीक्षा के अंदर कम से कम 2 प्रश्न आपको पशु रोग के मिलेंगे और इस सीरीज में से आपको हूबहू जरूर मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, देखिए, पशुओं को आंतरिक परजीवी, पशुओं में जो आंतरिक परजीवी है मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। वर्ष में एक बार, प्रत्येक माह में, वर्ष में 2 बार या 2 वर्ष में एक बार। तो वर्ष में 2 बार परजीवी मारने के लिए कृमिनाशक दवा वो पिलानी चाहिए। उत्तर रहेगा सी। अगला प्रश्न देखिए, गलघोंटू रोग का टीका किस माह में लगाया जाता है? याद रखिए कि पशु में जो टीके लगाए जाते हैं वो अधिकांश जून माह में लगाए जाते हैं। जून माह में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर गलघोंटू रोग का टीका पूछा गया तो मई और जून में यह टीका लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, पशुओं में बीमारी के कारण और कारक के संबंध में सही युग्म कौन सा है? रिंगवर्म, हार्मोन की गड़बड़ी, ये गलत। डेंगनाला जीवाणु, ये गलत। इमोफिलिया आनुवंशिक रोग होता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें उत्तर रहेगा सी। प्रश्न नंबर 4 देखिए, पशुओं के छालों और घावों पर लगाया जाता है। पशुओं के जो छाले हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, तो क्या लगाया जाता है? कपूर, फिटकरी, बोरिक अम्ल, या ये सभी लगा सकते हैं। तो पशुओं के घाव में ये सभी लगा सकते हैं हम, कपूर, फिटकरी और बोरिक अम्ल। उत्तर रहेगा इसमें डी। प्रश्न नंबर अगला देखिए, सफेद कवदार मीठा व तीखी गंध का पदार्थ जो एल्कोहल इत्र का ग्लिसरीन में घुलनशील है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? फिनोल, फिनाइल, एल्कोहल या कपूर? तो ये क्या होता है? ये होता है फिनोल। आपने देखा होगा फिनोल। अगला प्रश्न देखिए, थनैला रोग से प्रभावित पशु अंग कौन सा है? थनैला रोग में जो पशुओं के थनों में सूजन आ जाती है, वो प्रभावित अंग कौन सा है? तो इसमें श्वसन नाल है, दूध बनाने वाली कोशिकाएं होती है, आहार नाल होती है, या उपयुक्त सभी होती है। तो इसमें जो दूध बनाने वाली कोशिकाएं होती है उनमें क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, पशुओं में आफरे की समस्या हेतु प्रयोग किया जाता है। तो पशुओं में जो आफरे की समस्या होती है तो उसमें तारपिन का तेल है वो प्रयोग में लाया जाता है। तो कैनुला के माध्यम से तारपिन का तेल है वो पशु की अंतशिरा में डाला जाता है। उससे क्या होता है? पशु के अंदर जो गैस बनती है, वो गैस बनना है वो बंद हो जाती है। इसके अलावा फिटकरी, पोटास और लाल दवा, ये कीटनाशक होती है जो किसी घाव को मिटाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कपूर का उपयोग किया जाता है। कपूर का उपयोग किया जाता है जीवाणुरोधक व उत्तेजक के रूप में, जबर रोधी वगैरह के रूप में, कीटनाशी में उपयोग सभी के अंदर। तो कपूर का प्रयोग इन सभी में हम कर सकते हैं। उत्तर रहेगा इसका डी। प्रश्न नंबर अगला देखिए, पशुओं में रिंडर पेस्ट आरपी का टीका किस माह में लगाया जाता है? रिंडर पेस्ट रोग, इस रोग का टीका किस माह में लगाया जाता है? तो याद रखिए, पशुओं में जो अधिकतर टीके लगते हैं वो जून माह में लगते हैं। तो इसका उत्तर भी क्या रहेगा? जून। जैसे गलघोंटू का मई जून में लगता है, रिंडर पेस्ट का टीका भी जून में लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, मुआ पक्का व खुरपका रोग में पशुओं के खुरों को धोने के लिए फिनाइल का घोल होता है। कितने प्रतिशत फिनाइल का घोल लिया जाता है? तो याद रखिए, फिनाइल का घोल है वो लगभग 1% ही लिया जाता है, लगभग 1%। तो यहाँ पर क्या रहेगा? खुरपका अफमडी रोग में पशुओं के खुरों को धोने के लिए फिनाइल का 1% घोल लिया जाता है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, निम्न में से किस रोग के लक्षण में मुंह में छाले, आंख में नाक से पानी बहने लगता है? कौन सा रोग होता है? पशु प्लेग होता है, गलघोंटू होता है, एंथ्रेक्स रोग होता है, या उपयुक्त सभी रोग होते हैं? तो ऐसा रोग जिसमें पशु के मुंह में छाले हो जाते हैं, आंख में नाक से पानी बहने लगता है, तो वह कौन सा रोग होता है? वह पशु प्लेग रोग होता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होने वाली मर्दन औषधि होती है। कौन सी औषधि होती है? चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होने वाली मर्दन औषधि कौन सी होती है? तारपीन का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, अरंडी का तेल होता है, या कपूर होती है? तो तारपीन का तेल होता है। उत्तर ए सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कथई रंग का पदार्थ जो पानी में घुलने पर सफेद होता है तथा पेरासिटिसाइड के रूप में प्रयुक्त होता है, वो कौन सा होता है पदार्थ? फिनाइल होता है, कार्बोलिक एसिड होता है, लाल दवा होती है,
या फिर उपयुक्त सभी होते हैं। तो इसमें आप बता भी सकते हो। तो कौन सा पदार्थ होगा इसके अंदर? फिनाइल होगा। आपने देखा फिनाइल घरों में भी यूज की जाती है, पानी में डालते हैं उसका रंग कैसा हो जाता है? सफेद हो जाता है। उत्तर ए। प्रश्न नंबर 14 देखिए, निम्न में से किस रोग में, निम्न में से किस रोग में पशुओं में कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है? बताइए आप, इस चीज में थनैला रोग में हो जाता है, या दुग्ध जवर में, टिक फ्यूर में, या इनमें से कोई नहीं? तो ऐसा कौन सा रोग होता है जिसमें कैल्शियम की कमी आ जाती है? तो वो रोग कौन सा होता है? दुग्ध जवर होता है। याद रखिए, एकमात्र ऐसा बुखार होता है जिसमें पशु का तापमान कम होने लगता है। दुग्ध जवर में तापमान क्या होगा? कम होगा। बाकी के अंदर अधिक अधिक हो जाता है। जैसे सामान्य पशु का तापमान है 101 डिग्री फारेनहाइट के अंतर्गत होता है, तो बाकी के अंदर तो तापमान क्या हो जाए? 103, 4, 5 तक भी हो सकता है। और इस दुग्ध जवर में क्या हो जाता है? 98, 99 तक तापमान हो जाता है। तो कैल्शियम की कमी है वो दुग्ध जवर के कारण आती है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग के लक्षण कौन से होते हैं? एंथ्रेक्स रोग के लक्षण कौन से होते हैं? शरीर का उच्च तापमान होना, ये भी एंथ्रेक्स रोग का लक्षण होता है, यानी पशु का तापमान वो अधिक हो जाता है। खूनी दस्त भी लगने लगते हैं, मुंह में नाक व गुद्दा से काला खून निकलने लगता है, यानी उपयुक्त शरीर के लक्षण होते हैं एंथ्रेक्स रोग के। अगला प्रश्न देखिए, खूनी पेचिश का रोग कारक है। ये भी प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है ये जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है, या कवक रोग है? तो खूनी पेचिश है, एक प्रोटोजोआ रोग होता है। उत्तर ए। प्रश्न नंबर 17 देखिए, पशुओं में होने वाला एंथ्रेक्स रोग किस रोग कारक के कारण होता है? किस रोग एंथ्रेक्स जो रोग होता है किस रोग कारक के कारण होता है? तो कौन से रोग के कारण होता है? ये देखिए, ये होता है बेसिलस एंथेसिस के कारण। बेसिलस एंथेसिस के कारण होता है। एंथेसिस से एंथ्रेक्स, एंथेसिस से एंथ्रेक्स रोग होता है। 18 नंबर देखिए, रानीखेत रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? रानीखेत रोग से प्रभावित अंग श्वसन तंत्र होता है, तंत्रिका होता है, या दोनों ही होते हैं? तो कौन से होते हैं? ये दोनों ही होते हैं। श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र दोनों ही रानीखेत रोग से प्रभावित होते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखिए, पेट साफ करने हेतु बड़े पशुओं को अरंडी के तेल की मात्रा दी जाती है। बड़े पशुओं की बात करें तो अरंडी तेल की मात्रा दी जाती है 600 से 1200 मिलीलीटर। उत्तर ए इसका सही रहेगा। खुरपक्का मुंहपक्का रोग में दिया जाने वाला टीका कौन सा होता है? खुरपक्का और मुंहपक्का ये रोग होता है, इसमें एफएमडी टीका दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है? एफएमडी टीका दिया जाता है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, मेरेक्स वैक्सीन, मेरेक्स वैक्सीन किस जीव को लगाई जाती है? मेरेक्स वैक्सीन है ये मुर्गी को लगाई जाती है। अक्सर ये मुर्गी को लगाए जाने वाला टीका होता है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, मुर्गियों में पाई होने वाली आर्द्र चेचक का प्रकार है। आर्द्र चेचक का प्रकार कौन सा है मुर्गियों के अंदर? तो आर्द्र चेचक का प्रकार है वो है डिफिथीरिया टाइप। उत्तर इसका ए रहेगा। प्रश्न नंबर 23 देखिए, लंगड़ा बुखार रोग का रोगजनक होता है ब्लैक क्वार्टर। लंगड़ा बुखार रोग का रोगजनक कौन सा होता है? क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई होता है, ट्रीटियम सोवियाई होता है, ये दोनों ही होते हैं? तो लंगड़ा बुखार का जो रोग जनक होता है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। उत्तर ए सही रहेगा। कम समय में ज्यादा प्रश्नोत्तरी आपके लिए लाभदायक भी है और समझने में भी अच्छी है। मुर्गियों में चेचक रोग का रोग कारक कौन सा है? देखिए प्रश्न, मुर्गियों में चेचक रोग का रोग कारक कौन सा होता है? चेचक रोग का रोग कारक होता है वो होता है बोरेलियोटा एबियम। बोरेलियोटा एबियम ये चेचक रोग का मुर्गियों के अंदर एबियम। प्रश्न नंबर 25 देखिए, एक बीमारी एक रोगी पशु से दूसरे स्वस्थ पशु में फैल गई है, वह क्या है? एक बीमारी एक रोगी पशु से दूसरे स्वस्थ पशु में फैल गई है, तो वो किस प्रकार का रोग होता है? वो एक होता है संक्रामक रोग होता है। बी इसका ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 26 देखिए, पशुओं में चिचड़ी बुखार रोग होता है। पशुओं में चिचड़ी बुखार रोग किसके कारण से होता है? चिचड़ी बुखार ये होता है प्रोटोजोआ द्वारा। उत्तर सी। प्रश्न नंबर 27 देखिए, निम्न में से हल्के रेचक का उदाहरण है। तो इसमें जो इसबगोल की भूसी होती है, इसबगोल की भूसी ये हल्की रेचक का उदाहरण। प्रश्न नंबर 28, मुर्गियों में होने वाला रानीखेत रोग है। रानीखेत एक
क्या होता है, विषाणु जनित रोग होता है। रानीखेत एक विषाणु जनित रोग होता है। प्रश्न नंबर 29 देखिए, टिम्पेनाइट्स जिसे हम आम भाषा में आफरा कहते हैं, टिम्पेनाइट्स जिसे हम आम भाषा में आफरा कहते हैं, एक रोग है। किस प्रकार का रोग है, ये आहार जनित रोग है। आफरा क्या होता है, ज्यादा खा लेना, ज्यादा खा लेने से, पशुओं के ज्यादा चारा खा लेने से ये रोग हो जाता है आफरा रोग, आहार जनित रोग होता है। प्रश्न नंबर 30 देखिए, मेस्टिटाइटिस रोग पशुओं में किसके कारण होता है। मेस्टिटाइटिस रोग है वो पशुओं में किस कारण होता है, ये होता है जीवाणुओं के कारण। उत्तर ए। प्रश्न नंबर 31 देखिए, पशुओं में होने वाला खुरपका मुहपका रोग के रोग कारक कौन सा होता है। ये वायरस होता है, कवक होते हैं, जीवाणु होते हैं, जन्मजात रोग होता है। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का वायरस रोग होता है, वायरस जनित रोग। प्रश्न नंबर 32 देखिए, गाय में दुग्ध जवर, गाय में दुग्ध जवर रोग किसकी कमी से होता है। तो दुग्ध जवर रोग है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि कौन से रोग में कैल्शियम की कमी आ जाती है, दुग्ध जवर रोग में आ जाती है। तो कैल्शियम के कारण होता है दुग्ध जवर। प्रश्न नंबर 33 देखिए, पशु प्लेग रोग में प्रभावित अंग कौन सा होता है। पशु प्लेग रोग में प्रभावित अंग कौन सा होता है। तो पशु प्लेग रोग के अंदर आहरनाल सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। उत्तर ए इसका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 34 देखिए, पशु माता रोग में रोगी पशु का कौन सा अंग प्रभावित होता है। पशु माता रोग में, पशु माता रोग में रोगी पशु का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आहरनाल रोग, आहरनाल अंग है वो प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखिए, पशुओं में होने वाले पशु माता रोग के मुख्य लक्षण कौन से होते हैं। मुख्य लक्षण, शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, 103 से 4 हो जाता है, आंख में नाक से पानी बहने लगता है, गोबर पतला और रक्त के साथ आने लगता है। उपयुक्त सभी इसके लक्षण होते हैं पशु माता रोग के। अगला प्रश्न देखिए, पशुओं में होने वाला खुरपका मुहपका रोग से बचाव हेतु प्रयुक्त वैक्सीन, ये पहले भी प्रश्न आ चुका है। खुरपका मुहपका एफएमडी फुट माउथ डिजीज, ये वैक्सीन दी जाती है एफएमडी। प्रश्न नंबर 37 देखिए, रानीखेत बीमारी में, रानीखेत बीमारी से पक्षियों के कौन से अंग प्रभावित होते हैं। तो कौन से अंग, ये भी प्रश्न पहले पढ़ चुके हैं। श्वसन और तंत्रिका तंत्र दोनों इसमें क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, थनैला रोग का मुख्य कारक, थनैला रोग का जिसमें दुग्ध कोशिकाएं वो खराब होने लगती है, तो थनैला रोग का प्रमुख कारक कौन सा होता है। तो ये जीवाणु से होते हैं। उत्तर ए इसका सही रहेगा, ये मैंने पहले इसमें ऐड हो गया। अगला प्रश्न देखिए, खुरपका मुहपका रोग में छालों के लिए प्रयुक्त करते हैं, यानी जो पहले भी क्या होता है, पशु के खुर में कीड़े बढ़ने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद पशु क्या दर्द के कारण अपने मुंह से उसको चाटता है, तो मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं। तो उसके लिए छालों के लिए कौन सी दवा वो प्रयुक्त में ली जाती है। तो प्रयुक्त में ली जाती है उसमें पोटास, सुहागा और बोरिक एसिड, ये सभी प्रयुक्त में ली जाती है। प्रश्न नंबर 40 देखिए, कुकुट पॉक्स जनित रोग है, कुकुट पॉक्स फॉल पॉक्स रोग है फफूंद जनित विषाणु, जीवाणु या प्रोटोजोआ। तो ये एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। कौन सा, ये एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। प्रश्न नंबर 41 देखिए, हाँ ये प्रश्न भी पहले देखो आ चुका है। प्रश्न नंबर 1 पढ़ा था, पशुओं को आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशक दवाई भी पिलानी चाहिए, तो वर्ष में 2 बार पिलानी चाहिए। ये प्रश्न भी आपका पहले आ चुका है। अफरा रोग संबंधित है, अफरा रोग संबंधित है, किससे संबंधित है। क्या होता है, रुमेन जो पहला पेट होता है पशु का, पहला पेट, उसमें गैस इकट्ठी हो जाती है, उससे क्या हो जाता है, आफरा रोग हो जाता है। और उसे तारपीन के तेल से, कैनुला के माध्यम से तारपीन का तेल डाला जाता है, उससे क्या हो, गैस मिटने, गैस खत्म होने लगती है, गैस दोबारा नहीं बनती। उत्तर उसका ए सही रहेगा। प्रश्न नंबर 43, दूध के माध्यम से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी कौन सी है। दूध के माध्यम से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी कौन सी है। तो इसमें क्या होता है, दूध के माध्यम से जो मनुष्यों में बीमारी फैलती है वो टाइफाइड जबर होती है। प्रश्न नंबर 44, निम्न में से बाह्य परजीवी रोग उत्पन्न करने वाले अवयव कौन से हैं। बाह्य परजीवी, बाहर की ओर से जो परजीवी होते हैं वो रोग कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं, कौन से परजीवी होते हैं। तो वो कौन से होते हैं, जीव होते हैं, पिशु होते हैं, ये शरीर के बाह्य भाग पर लगे होते हैं। तो ए और बी इसमें दोनों सही रहेगा।
प्रश्न नंबर 45 देखिए, पशुओं में त्वचा संबंधित रोग के कारक है। त्वचा संबंधित बाह्य परजीवी, अंत परजीवी, विषाणु। तो कौन से त्वचा रोग? त्वचा शरीर के ऊपरी भाग पर होती है, तो ऊपरी भाग पर जो बैठते हैं कोई भी, जैसे हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था, वो बाह्य परजीवी होते हैं। प्रश्न नंबर 46 देखिए, रेडन पेस्ट रोग किसके द्वारा फैलता है? रेडन पेस्ट रोग है वो किसके द्वारा फैलता है? तो यह एक प्रकार का कौन सा रोग होता है? विषाणु जनित रोग होता है। बी इसका ऑप्शन रहेगा। लंपी त्वचा रोग, जिसका कोई निदान नहीं होता, लंपी त्वचा रोग का कारक कौन सा है? लंपी त्वचा रोग का कारक होता है विषाणु। अगला प्रश्न देखिए, लंपी रोग से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? लंपी रोग से संबंधित सत्य कथन देखिए, एलएसडी यानी एक लंपी रोग मवेशियों के पोक्स वायरस, लंपी स्किन डिजीज वायरस के संक्रमण के कारण होता है। इसका वायरस होता है स्किन डिजीज, पोक्स वायरस लंपी। यह रोग मुख्य रूप से पशुओं के बीच मच्छरों और मक्खियों जैसे कीड़ों के काटने से फैलता है। ये भी सही है। इस रोग में पशुओं की त्वचा में गांठें और गांठदार चकत्ते बन जाते हैं। उपयुक्त में से ये सभी सही रहेंगे। उपयुक्त, इसमें डी ऑप्शन अपना सही रहेगा। उपयुक्त सभी सही है। प्रश्न नंबर 49 देखिए, पशुओं में होने वाले लंपी रोग का मुख्य लक्षण कौन सा होता है? तो मुख्य लक्षण, पशुओं में बुखार आना शुरू हो जाता है, शरीर में गांठें पड़नी शुरू हो जाती है, आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है। उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन रहेगा। प्रश्न नंबर 50 देखिए, निम्न में से पशुओं में होने वाला आनुवांशिक रोग कौन सा होता है? आनुवांशिक जो जन्मजात रोग होते हैं वो हीमोफीलिया, जो हमने एक प्रश्न में कवर भी किया था। हीमोफीलिया रोग एक आनुवांशिक रोग होता है। प्रश्न नंबर 51 देखिए, पशुओं में होने वाले जहरवाद रोग, जहरवाद रोग को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो जहरवाद रोग को हम जान सकते हैं, इसे लंगड़ा बुखार भी कहते हैं, इसे कृष्णजंगा भी कहते हैं, इसे एकटंगा भी कहते हैं। उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन रहेगा। प्रश्न नंबर 52 देखिए, जहरवाद रोग किस जीवाणु के संक्रमण से फैलता है? जहरवाद रोग है वो किस जीवाणु के संक्रमण से फैलता है? तो ये फैलता है ट्यूबरकुलोसिस के कारण। ट्यूबरकुलोसिस एक जीवाणु होता है, उसके कारण ये जहरवाद लंगड़ा बुखार फैलता है। प्रश्न नंबर 53 देखिए, वह पदार्थ जिसका उपयोग जीवाणु रोधक, रोगाणुनाशक, गंधहारक, विगंधहारक तथा कृमिनाशक के रूप में किया जाता है, तो वो कौन सा होता है? वो होता है पोटेशियम परमैंगनेट। डी इसका ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 54 देखिए, एस्केरियोसिस रोग के लक्षणों में शामिल नहीं है। इस रोग का जो लक्षण होता है भूख ज्यादा लगना, यहाँ पर क्या भूख खत्म हो जाती है इस रोग के अंदर, ये इसका लक्षण शामिल नहीं होता। इसके अलावा पेट में दर्द, दांत किटकिटाना, पेट लटकना, ये इसके रोग के लक्षण होते हैं और भूख भी इसमें कम लगती है। प्रश्न नंबर 55 देखिए, मुर्गियों में पाया जाने वाला संक्रामक रोग जो हर्पिस बी ग्रुप नामक विषाणु से होता है, तो कौन सा संक्रामक रोग होता है? तो ये होता है मारेकिस रोग। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, एस्केरियोसिस रोग में दी जाने वाली दवा कौन सी होती है? तो इस रोग में जो दवा दी जाती है वो दी जाती है थाइमेंडाजोल, मेबेंडाजोल, पिपोराजिन, ये सभी दवाएं इसमें दी जाती है। प्रश्न नंबर 57 देखिए, नवजात पशु की नाभि में सूजन एवं मवाद किस रोग के लक्षण होते हैं? नवजात शिशु में, नवजात पशु के अंदर नाभि में सूजन आ जाना या मवाद निकलना, ये किस रोग के लक्षण होते हैं? ये नेवल रोग के लक्षण होते हैं। याद रखिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, नेवल रोग का लक्षण होता है नवजात पशु के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, सर्रा बीमारी का कारण, सर्रा बीमारी का कारण कौन सा है? तो सर्रा एक प्रोटोजोआ रोग होता है। उत्तर इसका सी रहेगा। प्रश्न अगला देखिए, वे रोग जो एक साथ किसी राष्ट्र में पशुओं की विभिन्न जातियों को प्रभावित करते हैं कहलाते हैं। एक ऐसा रोग जो राष्ट्र में सभी पशुओं की विभिन्न जातियों को प्रभावित करते हैं, तो वो कौन सा रोग होता है? ये पेंजोटिक रोग होता है, पेंजोटिक रोग। प्रश्न नंबर 60 देखिए, दुग्ध जवर का लक्षण है मुंह में झाग, पशु का लड़खड़ाकर चलना, थूथन का सूख जाना, या उपयुक्त सभी? तो ये समय क्या होगा? उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन रहेगा डी। प्रश्न नंबर 61 देखिए, गोलकृमि परजीवी के कारण पशु के आंत में होने वाला रोग कौन सा होता है? गोलकृमि परजीवी के कारण पशु के आंत में होने वाला रोग होता है एस्केरियोसिस।
याद रखिए इस चीज को, गोलकृमि परजीवी के कारण एस्केरियोसिस रोग होता है, जिसमें भूख कम लगती है, पेट लटकने लगता है, पेट में दर्द होता है, ऐसा रोग होता है। अगला प्रश्न देखिए 62 62 नंबर, पशु के मुंह पक्का रोग का लक्षण क्या होता है? मुंह पक्का रोग का लक्षण क्या होता है? जुगाली में दिक्कत आती है, मुंह पक्का में लार अधिक गिरने लगती है, मुंह से दुर्गंध आने लगती है, उपरोक्त सभी इसके लक्षण आएंगे। फड़किया रोग महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। फड़किया रोग से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? फड़किया रोग, यह रोग अधिकतर वर्षा ऋतु में फैलता है, बिल्कुल सी ये चीज। यह रोग अधिक प्रोटीन युक्त हरा चारा खा लेने से तीव्रता से बढ़ता है, ये भी सही है। यह रोग क्लस्ट्रीडियम परफिंजेंस नामक जीवाणु के विष कारण पैदा होता है, ये भी सही, उपयोग सही इसमें सही रहेगा। 64 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। डेग्नाला सिनेलियम की अधिकता से हिमोफीलिया आनुवंशिक रोग होता है। टिक फीवर प्रोटोजोआ नहीं होता। रिकेट विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन इसके अंदर कौन सा रहेगा? सी से टिक फीवर प्रोटोजोआ से नहीं होता। प्रश्न नंबर 65 देखिए, नेत्र श्लेष्मा कलाशोथ, नेत्र श्लेष्मा कलाशोथ नामक रोग के लक्षण क्या होते हैं? तो इस रोग के लक्षण होते हैं आंखें लाल हो जाना, आंखों में सूजन होना, तेज रोशनी सहन न होना, ये इस रोग के लक्षण होते हैं। उपयुक्त सभी, इसमें उपयुक्त सभी रहेगा भाई। 66% देखिए, खून चूसन लाइजू, खून चूसन लाइजू किन पशुओं पर पाई जाती है? खून चूसने वाली जुएं, खून चूसने वाली जुएं किन पशुओं पर पाई जाती है? बकरी, ऊंट, भेड़ या उपयुक्त सभी पर? तो ये सभी पशुओं पर पाई जाती है खून चूसने वाली जुएं। प्रश्न नंबर 67 देखिए, कौन से रोग होने पर, कौन सा रोग होने पर पशु घर घर की आवाज करता है? तो ये गलघोंटू रोग होता है, गले में सूजन के कारण पशुओं की आवाज वो घर घर की तरह आती है। अगला प्रश्न देखिए, पशुओं में क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई नामक जीवाणु, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई नामक जीवाणु के संक्रमण से रोग, कौन सा रोग फैलता है? तो इसके कारण कौन सा होता है? जहरबाद रोग फैलता है। उत्तर इसका डी रहेगा, जहरबाद रोग। ये देखिए अपना, पशुओं में होने वाला गलघोंटू नामक जीवाणु, गलघोंटू रोग है वो किस जीवाणु के, कौन से जीवाणु से जनित रोग होता है, किस जीवाणु के कारण होता है? भैंस में होने वाला। तो क्या रहेगा इसका? पास्चुरेला बुबेलिस सेप्टिका, बुबेलिस ये क्या होता है? पशु का वैज्ञानिक नाम होता है बुबेलिस बुबेलिस, ये भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है और ये भैंस में पाए जाने वाला। अब देखिए आगे, जो ये गाय में भी पाया जाता है, भेड़ बकरी में पाया जाता है, जो इनका वैज्ञानिक नाम होता है वो उसके आगे आ जाएगा। जैसे ओविस हो गया, ओविस सेप्टिक हो गया, तो ये क्या होता है आगे, तो ये पास्चुरेला लग गया, उसके बाद उसका वैज्ञानिक नाम आ जाएगा, तो वो कौन सा? गलघोंटू रोग का जीवाणु होगा। अगला प्रश्न देखिए, गलघोंटू रोग हेतु टीकाकरण के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो ये टीका 5 ml चमड़ी के नीचे लगाया जाता है। अंतःशिरा का टीका होता है, ये भी सही है। ये जून व दिसंबर के माह में 2 बार लगता है। ये टीका वर्ष में क्या होता है? 2 बार अनिवार्य होता है। उपयुक्त सभी, याद रखिए जून और दिसंबर में किस रोग का टीका लगता है? गलघोंटू रोग का टीका लगता है। अगला प्रश्न देखिए, भेड़ बकरियों में इंट्रोटॉक्सिमिया रोग का जनक होता है। भेड़ बकरियों में इंट्रोटॉक्सिमिया रोग का जनक होता है कौन सा? क्लस्ट्रीडियम परफिंजेंस, सी इसका उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 72, निम्न में से किस रोग में पशु के मुख्य रूप से श्वसन नाल प्रभावित होता है? श्वसन नाल है वो प्रभावित होता है गलघोंटू रोग में। कौन से रोग में? गलघोंटू रोग में। प्रश्न नंबर 73 देखिए, शिपिंग फीवर रोग का जनक है। शिपिंग फीवर रोग का जनक कौन सा होता है? ये देखो, शिपिंग फीवर पास्चुरेला, आगे जो जिस पशु का वैज्ञानिक नाम होता है वो आगे लगा दिए इसने, तो उपयोग सभी इसमें रहेगा शिपिंग फीवर के अंदर। रानीखेत बीमारी के उपचार है तो प्रयुक्त वैक्सीन कौन सी होती है? रानीखेत जो मुर्गियों में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? ये रोग मुर्गियों में पाया जाता है अधिकतर। तो इस रोग के उपचार हेतु जो दवा होती है, वैक्सीन होती है, वो कौन सी होती है? इसमें FN स्ट्रेन होता है, R2B स्ट्रेन, दोनों ही होते हैं, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 75, पशुओं में होने वाली बीमारियों के वर्गीकरण का आधार है। तो इसमें पशुओं में जो बीमारियों के रोग का वर्गीकरण किया जाता है,
ये रोग कारक के रूप में, पीड़ित अंग के रूप में, रोग विभाजन के रूप में, यानी उपयुक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। 76 प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। उत्तर इसका रहेगा सी सही। प्रश्न नंबर 77 किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? पशुओं में टीकाकरण की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। उत्तर रहेगा इसका डी, एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न देखिए, पशु की अस्वस्थता के लक्षण कौन से होते हैं? एक स्वस्थ पशु और अस्वस्थ पशु के लक्षण कैसे होते हैं? यहां पर पूछा गया अस्वस्थ पशु के लक्षण, पशु लंगड़ाकर चलता है, दीवार या खंबे पर सिर मारता है, असामान्य तरीके से घूरता है, तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर सही रहेगा डी। यहां पर देखिए स्वस्थ पशु के पूछ लिए ना, स्वस्थ पशु में दिखने वाले लक्षण चमकदार त्वचा होगी, सामान्य श्वसन होगी, सतर्क आंखें होगी, उपयुक्त सभी इसका उत्तर सही रहेगा। रोगी पशु में दिखाई देने वाले लक्षण कौन से होते हैं? ये अस्वस्थ पशु वाली बात है कि खाना पीना बंद कर देता है, सुस्त और निस्तेज आंखें होती है, त्वचा और बाल सख्त और रुखे होते हैं, उपयुक्त सभी इसका उत्तर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 81 देखिए, किस उम्र में बछड़े को ब्रुसेलोसिस का टीका लगाया जाना चाहिए? तो यह टीका कब लगाया जाना चाहिए? ये 2 से 6 महीने का जब बछड़ा हो जाता है तब ये टीका लगवा देना चाहिए। प्रश्न नंबर 82 देखिए, गाय और भैंस में नाड़ी दर का मापन किया जाता है। गाय और भैंस में नाड़ी दर का मापन किया जाता है किससे? ये होता है कॉक्सिजियल धमनी होती है। कॉक्सिजियल धमनी जो पूंछ के निचले भाग में पाई जाती है, कॉक्सिजियल धमनी, तो वहां से नाड़ी दर मापन की जाती है गाय और भैंस में। प्रश्न नंबर 83 देखिए, भेड़ की नाड़ी गति प्रति मिनट होती है, भेड़ की नाड़ी गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो भेड़ की होती है 70 से 80। ये बकरी की होती है, ये भेड़ की होती है। नाड़ी गति प्रति मिनट होती है 70 से 80 होती है। यहां देखिए भाई, निम्न में से सुमेलित नहीं है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो भैंस में जो नाड़ी गति दर होती है 40 से 45 होती है, भेड़ में कितनी होती है? 70 से 80 होती है। ये गलत हो गया यहाँ पर। ऊंट में 28 से 32 होती है, सुअर में 60 से 80 होती है। ऊंट का ये ध्यान में रखना, सुबह और शाम, सुबह व शाम में अलग अलग होती है इसकी नाड़ी गति दर। भेड़ के शरीर का औसत तापमान होता है, भेड़ के शरीर का औसत तापमान कितना होता है? 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 39 डिग्री। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, पशु की खोक को उठने व गिरने को गिनकर मापी जाती है। क्या मापी जाती है? पशु की खोक, पशु की खोक को उठने व गिरने को गिनकर मापी जाती है, तो श्वसन दर मापी जाती है। इसके 2 तरीके होते हैं श्वसन दर के। एक तो आप पशु की खोक को उठने व गिरने को गिन लीजिए, या दूसरे क्या होता है, मुंह के आगे, नाक के आगे हाथ लगा करके देख सकते हो आप श्वसन दर। 87 देखिए, पशु के एक निश्चित भाग को प्रभावित करने वाला रोग कौन सा होता है? पशु के एक निश्चित भाग को प्रभावित करने वाले रोग होते हैं, स्थानीय रोग होते हैं। वो कौन से रोग होते हैं? स्थानीय रोग होते हैं। दुग्ध जबर किसकी कमी के कारण होते हैं? ये प्रश्न 30 बार है, कैल्शियम की कमी। 89 सीरम और वैक्सीन को पशु में एक साथ लगाना कहलाता है, सीरम और वैक्सीन को एक साथ लगाना कहलाता है सीरो वैक्सीनेशन। उत्तर बी। अगला देखिए, पशु के पुट्ठे पर गहराई तक लगाए जाने वाला इंजेक्शन होता है, कौन सा इंजेक्शन होता है? वो अंत्यपेशी इंजेक्शन होता है। कौन सा होता है? अंत्यपेशी इंजेक्शन होता है। गायों में गलघोंटू का टीकाकरण कौन से महीने में किया जाता है? गायों में गलघोंटू का टीकाकरण मई जून में होता है। मई जून में गाय, भैंस, बकरी गलघोंटू का टीकाकरण है वो 2 बार होता है। एक तो दिसंबर माह में किया जाता है और दूसरा मई जून के अंदर, अधिकतर जून के अंदर। एक दिन के मुर्गी के चूजों को किन बीमारियों का टीका लगाया जाता है? मुर्गी का चूजा जब एक दिन का होता है तो कौन सा टीका लगाया जाता है? उसमें रानीखेत का टीका लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 93 देखिए, गो पशु में गलघोंटू के लिए प्रथम टीकाकरण कब करना चाहिए? गो पशु में गलघोंटू रोग के लिए टीकाकरण 4 से 6 महीने के अंतर्गत कर देना चाहिए। 94 मुर्गियों में फाउल पॉक्स व्याधि से बचाव हेतु टीकाकरण की सही उम्र कौन सी होती है? मुर्गियों के अंदर होती है 6 से 8 सप्ताह की। 95 गलघोंटू रोग के लिए टीकाकरण की उम्र सीमा कितनी निर्धारित होती है? गलघोंटू रोग के लिए तो ये 6 माह से ऊपर होती है लगभग।
96 खुरपका मुहपका गलगोटू रोग के टीके का क्या नाम है भाई? खुरपका मुहपका गलगोटू रोग के टीके का नाम क्या? बायोफिक। प्रश्न नंबर 97, ब्रुसिलोसिस बीमारी का टीका कौन सा होता है? इसका टीका होता है ब्रुसिला अर्बाटस। 98 देखिए आप, निम्न में से किस टीके की प्रतिरक्षा अवधि जीवन पर्यंत होती है? ऐसा टीका जिसकी प्रतिरक्षा अवधि है वो जीवन पर्यंत होती है, तो टीका कौन सा होता है भाई? वह टीका होता है ब्रुसेला आर्बर्टस, उत्तर सी। और इस सीरीज का लास्ट प्रश्न देखिए, रक्षा व्यक्ति नामक टीका किस बीमारी का है? रक्षा व्यक्ति नामक टीका है वो कौन सी बीमारी से होता है? वो होता है थैलीरियोसिस, उत्तर सी। तो इस रोग डिजीज जो हमने पढ़े हैं, डिजीज की जो प्रश्नोत्तरी पढ़ी है, 2 क्वेश्चंस 100% आपको परीक्षा में मिलेंगे। अच्छी लगी सीरीज तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।